हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंतर्गत तो कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका आता है रंगहीन आयन है। तो सबसे पहले तो ये रंगीन और रंगहीन को समझ लीजिए, जिससे कि आपको आगे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो कर लिए। एक शब्द आता है रंगीन और एक आता है रंगहीन। रंगीन का मतलब होता है, याद रखिएगा, जब भी किसी ऑर्बिटल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो रंगीन होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे युग्मित हो जाएं, यानी पेयर्ड हो जाएं, जोड़े से हो जाएं, तो वो रंगहीन होगा। जैसे कोई एक कक्षक बना लें हम, ये पी मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए पी कक्षक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भरे, तो ये इलेक्ट्रॉन जोड़े से तो है नहीं, तो ये अयुग्मित है, तो ये रंगीन होगा। और अगर हमने इनमें इलेक्ट्रॉन भरते समय ऐसे करके भरे, ये होगा एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तब इस तरीके से हमें जोड़े थे इलेक्ट्रॉन है, तो ये रंगहीन होगा। सही है। और इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको हम पता करेंगे ऑफ-बाउ के रूल द्वारा। देखिएगा कैसे करते हैं। अब पहला है आपका कॉपर। तो कॉपर को देख लीजिए, Cu+, परमाणु क्रमांक होता है 29। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से। तो बचता है हमारे पास डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, 1, 3, 4, 5। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? होम के रूल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। सारे जोड़े से इलेक्ट्रॉन है, और अगर जोड़े से इलेक्ट्रॉन है तो क्या बताया था आपको? वह रंगहीन होगा। सही है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, Cu+ एक रंगहीन आयन है। बाकियों कर लीजिएगा, सबके अंदर एक आध इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होगा, लेकिन सबके सब 10 नहीं हो सकते। सही है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है ना? तो कौन सा आयन नहीं है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका रूल वही है जो रंगहीन और रंगीन के लिए आपने करा है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, निकल में परमाणु क्रमांक होता है 28 और ऊपर है 2 पॉजिटिव। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो लास्ट कक्षा में 4s2 और 3d8 आ रहा है। सही है। बाकी का 18 तो बिल्कुल वैसे ही होगा, 1s2 2s2 करके। इसी प्रकार हमने जिंक का करना है, तो जिंक 2 पॉजिटिव, परमाणु क्रमांक इसका है 30, इसका भी लास्ट में ये आ रहा है 4s2 और 3d10। सही है। कॉपर का देखते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव, परमाणु क्रमांक होता है 29, इसका लास्ट में क्या आ रहा है? 4s2 और 4s2 नहीं होगा बेटा, 4s1 होगा। ये हम लिखते हैं 4s1 और 3d10। सही है। अब इसी तरीके से Mn मैग्नीज 2 पॉजिटिव, इसका परमाणु क्रमांक होता है 25, और क्या करेंगे? 4s2 3d5। अब आप देखिएगा, पहला काम तो हमें ये करना है कि अब हमने ये तो ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं इन धातुओं द्वारा, उनको हम निकालते हैं। तो ध्यान रखें एक बात, और वो बात ये कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो 4s में से निकलते हैं, क्योंकि सबसे बाहर की कक्षा है। तो हमारे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गए, खत्म कर दो। जिंक में से भी इसमें से इलेक्ट्रॉन गए, इसे भी हटा दो। कॉपर में से भी इलेक्ट्रॉन एक तो इसमें से गया, देखो 2 निकालने हैं तो एक तो इसे हटा दिया, और एक इसमें से भी हटा देंगे हम। अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एक कम कर दो, और कम करने के बाद यहाँ पे लिख दिया जाएगा 9। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन M मैग्नीज में से भी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे। सही है। अब हमारे पास क्या है?
अब हम बनाते हैं इसके डी कक्षक। देखिएगा 5 होते हैं, 5। अब इनमें हमें भरने हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो 8 भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसा हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गए। और मैंने आपसे कहा था अगर अयुग्मित होगा तो वो अनुचुंबकीय होगा, और ये मांग रहा है अनुचुंबकीय आयन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, जिंक में देखें तो जिंक में आपका पूरे भरे जा रहे हैं, 10 है, 10 के 10 भर दिए। जब 10 भर दिए तो सब जोड़े से हो गए, तो ये आयन आपका प्रतिचुंबकीय है। ये वाला आयन कैसा है? प्रति चुंबकीय। याद रखिएगा, यानी यही ऑप्शन सही है। वो कह रहा है ना अनुचुंबकीय नहीं है, तो नहीं का मतलब यही वाला है जो प्रतिचुंबकीय है। अच्छा, अगले को और देख लीजिए, कहीं और विकल्प आ जाए तो उसमें कर सको आप। अगला है कॉपर वाला। कॉपर में 9 है, तो इसमें से इसका मतलब क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन हमें कम करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो 1 अयुग्मित आ गया, ये भी अनुचुंबकीय होगा। मैग्नीज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, तो 5 है तो आपको यहाँ कुछ तो है ही ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो रह गया सब में, और एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। क्लियर? देखिएगा, देखिए बच्चों, अब ये सवाल है निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो आप अनुचुंबकीय का मतलब मैंने आपसे कहा था जिसके 3D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। देखिएगा इसके अंदर हम पहले वाले में देखते हैं, इसका लास्ट करेंगे तो इसमें बैठ रहा है 3D10, इसका लास्ट बैठ रहा है 3D8, इसका लास्ट बैठ रहा है 3D9, और इसका लास्ट बैठ रहा है 3D9। अब अनुचुंबकीय कह रहा है, तो अनुचुंबकीय का मतलब होता है जिसके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो भाई ये तो उल्टा हो गया, यहाँ ये ऑप्शन गलत है भाई, ये क्वेश्चन ही गलत है देखा जाए तो। यहाँ अनुचुंबकीय ना होकर क्या होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय। ये सवाल गलत छपा है। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय कौन होगा? जिसके डी कक्षक पूरी भरी हो। यही ना तो इसकी भरी है, ना इसकी भरी है, ना इसकी भरी है, केवल इसी की तो डी कक्षक भरी है। सही है? तो क्वेश्चन में याद रखिएगा ये थोड़ा गलत छपा हुआ था, सवाल होना चाहिए था निम्न में प्रतिचुंबकीय आयन है। और प्रतिचुंबकीय मतलब जिसके 3D कक्षक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो, यानी सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े से हो। चलें बच्चों, ये देखें आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इन सबका बाह्यतम कोश ही निकाल लेते हैं 10, बाकी 1:2:2 आप 18 तक सेम रखोगे। 26 होता है परमाणु क्रमांक, 4s2 3d6, इसका होगा 4s2 3d7, परमाणु क्रमांक 27 होता है, इसका 28 होता है, इसका होगा 4s2 3d8, और इसका होगा 4s2 4s1 और 3d10 3d10। ये तो ओरिजिनल वाले हैं। अब इनमें जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उस हिसाब से हमें इसमें कटौती करनी है। देखो भैया 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एक तो ये निकल गया पूरा, खत्म करा, और इसमें से भी एक कम करना है, तो ये रह जाएंगे आपके 5, पहली बात। इसी तरीके से दूसरे में देखो, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और एक इसमें से निकलेगा, तो जब इसमें से निकल गया तो ये भी रहेगा 6। इसी तरीके से इसमें निकलने से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, बस अभी बाकी 8 रह गए। अब इसमें से कॉपर में तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी कम होगा, तो जब यहाँ से भी कम होगा तो इसमें बचेंगे कितने? 9। अब आप बताओ, डी कक्षक बना लेते हैं बढ़िया सारी, 1 2 3 4 5, और इसके अंदर हम हमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 5 भरो, 1 2 3 4 5, यानी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सही है? 6 भरो,
तो 6 भरते ही 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कितने हैं 5, इसमें है 4, 8 भरो, 5 भर दिए, 6 7 8, इसमें बचते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 9 भरोगे तो बचता है 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो सवाल में के हिसाब से कौन सा हो गया, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा होगा, आपका फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव। देखिए बच्चों, संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करती, तो देखिए परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करती, अगर ये बात है और संक्रमण धातु है, देखो संक्रमण धातु, देखो ये तो है ही ना संक्रमण धातु, पहली बात तो आप ये बात समझ लीजिए, सही है, ये संक्रमण धातु नहीं है। और यही एक ऐसी धातु है जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाएगी। देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है Zn+2 बस, जबकि आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी होती है, +2 भी होती है, +6 भी होती है। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो +5 भी होती है, +4 भी होती है, 3 ज़्यादा स्टेबल होती है और 2 भी होती है। इसी तरीके टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी दर्शाता है, 3 भी दर्शाता है, 2 भी दर्शाता है। तो ले देकर इन सब में ये सारे तो एक से अधिक दिखा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और एक से अधिक दिखाना ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। वो कह रहे नहीं करता है, तो नहीं करता है वो ऑप्शन जो होगा वो आपका ये वाला सही होगा, सही वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय आयन है। प्रतिचुंबकीय का मतलब जिसके डी कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े से हों। देखो भाई वही बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आ रहा है। कॉपर कितना है 4s1 3d10, इसका 4s2 3d6, इसका 4s2 3d8 और इसका 4s2 3d10। दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सब में से, हाँ बिल्कुल सही। देखो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बचेगा 10, निकल में से निकालोगे तो बचेंगे 8, आयरन में से निकालोगे तो बचेंगे 6 और कॉपर में से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपका डी में से भी निकलेगा, और जब डी में से निकलेगा तो डी में रह जाए 9 इलेक्ट्रॉन। तो आपको अब तो अंदाजा हो ही गया होगा 10 के 10 ही तो है पूरे। आप अगर ऐसा करके लाइन खींच के कक्षक बनाओगे तो उन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। और जब 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो जो ही वाले है कौन सा, प्रतिचुंबकीय आयन। क्लियर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है NiCO का होल फॉर्म में निकल की ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो Na है उसके साथ जो ये CO आ रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है तो हमने अगर Na की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X मानेंगे, +4 कार्बोनिल है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और बराबर में 0 लगाएंगे क्योंकि कोई आवेश नहीं है, तो X बराबर हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला। क्लियर। सवाल कर रहा है किसी तत्व के 3D कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। तो 7 होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी प्रकार से आना चाहिए और उसके हिसाब से आपका ये बैठेगा। क्योंकि अगर हम इसके अंदर देखें तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिया आप बाव के रूप से। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 7 27 ये बेटा चला। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अच्छी तरीके से याद होंगे आपको
करना आते होंगे तो इस टाइप के सवाल तो बहुत इजीली कर लोगे। ये क्वेश्चन देखिए, सम वो वैसे ही आ रहा है निम्नलिखित में तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित मतलब जोड़े से। तो देखो भाई इसमें सिर्फ एक यही बचता है, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चनों को देखना, उसमें सब में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाया है मैंने। इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 4s2 और 3d10। सही है। और अगर मुझे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो जिंक पर 2+ आ रहा है तो मुझे बाह्यतम कोश में से निकालने पड़ेंगे, मतलब इसमें से। तो डी के अंदर अब आपके पास बस कितने बच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन आप इसमें लोगे तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरोगे, और जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप पाओगे कि सबके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़े से हैं, और जब जोड़े से हैं तो मतलब अयुग्मित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व है। तो देखो 4D श्रेणी के तत्व का रूल ये है कि पहली बात तो जो संक्रमण तत्व है उनमें 3D, 4D, 5D और 6D 4 श्रेणियां हैं। रूल क्या है कि जो तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर डी कोश में 4 आ रहा है, 3D में आ रहा है तो 3D श्रेणी हो गई, 4D कोश में आ रहा है तो 4D श्रेणी, इसी प्रकार 5D कोश में आ रहा है तो 5D श्रेणी होगी। सही है। तो अब हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पकड़े इसका, जो हम कर सकते हैं, और करने के बाद हम इसका पता लगाएंगे। तो पहला वाला उठा लेते हैं। सबसे पहले क्या, परमाणु क्रमांक 37 है, तो इसे लेते हैं 37। ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6 कितने हो गए, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और चाहिए कितने 37, तो उसके बाद आ जाएगा 5s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंच गया, 5s1 में, यानी हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखते हैं 47 को, 47 लिख दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d। अब डी में जाएंगे इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर, देखते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 6 36 2 38 38 और 10 9 रह गए, 38 और 9 47। अब रूल के हिसाब से ये कहलाता है कि जब भी डी में, याद रखिएगा डी के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, या डी के अंदर सॉरी डी के अंदर अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो या 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपने से आगे की जो भी कक्षा या शेल होती है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास एस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक और इसमें चला जाएगा, तो एस में रह जाएगा 1 और यहाँ आ जाएंगे 10। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर ना भी करो तब भी यही पता चल जाएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में गया, और जब 4D में गया तो यही तत्व है आपका 4D श्रेणी का। अगर इसी तरीके से 5D श्रेणी का तत्व पूछ लेगा तो भी आपको ऐसे निकालना है, 6D श्रेणी का तत्व पूछ लेगा तब भी आपको ऐसे निकालना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाए, डी उपकोष में, 4D 5D 6D, उसी हिसाब से आप लोग उसका क्या बता दोगे, श्रेणी। क्लियर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न तत्वों में लेंथेनाइट तत्व है। तो लेंथेनाइट के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपके पास कराए गए होंगे 14 तत्व लेंथेनाइट और 14 तत्व एक्टिनाइट। तो वहां पर सीरियम से स्टार्ट होता है लेंथेनाइट, इसका परमाणु क्रमांक होता है 58। तो 58 से लेकर 71 तक के जितने भी तत्व होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइट। देखिए ये डी ब्लॉक का है, एक्टिनम है, ये जर्कोनियम है, ये रेडियम है, ये एस ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है। तो एक यही बचता है एस ब्लॉक का एलिमेंट, और ये है आपका लेंथेनाइड। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय यौगिक है। अनुचुंबकीय यौगिक पता करने के लिए जो उसके पास में ये
CuAg और Zn लिखा हुआ है, इन तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर पता हो। तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर है आपकी Cu+1, तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम है ना। इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो सल्फेट की -2 होती है और Fe की +2, दोनों की बराबर होती है, इसलिए किसी पर जो भी नहीं की जाती। सिल्वर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बैठ रही है आपकी +1, तो नाइट्रेट की -1 होती है। और जिंक तो वैसे भी हर जगह अपनी ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही शो करता है। जब शो कर रहे हैं तो अभी ये जो अभी अपने इससे पहले भी करिए, जिसके अंदर टी में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके? 10। ठीक है, अब देखते हैं कॉपर में। कॉपर प्लस के अंदर कॉपर प्लस का 4s1 3d10 होता है, लेकिन चूंकि +1 है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो ले जाकर टी में कितने रह गए? 10। इसी तरीके से सिल्वर, अभी परमाणु क्रमांक 47 इससे पहले करा है, सिल्वर का ही होता है, और उसके अंदर आपका यहाँ देखो लास्ट में क्या आता है? 5s1 और 3 और 5s1 और 4d आपका 10। सही है। अब इसमें सिल्वर क्या शो कर रहा है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके 5s में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, खत्म कहानी, हटाओ, दूर हटाओ। बचता क्या है आपके पास? ले देकर टी के अंदर 10, तो यहाँ पे डी में 10, जिंक में डी में 10, कॉपर में डी में 10। अब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे प्रतिचुंबकीय हैं, तो बचा कौन भाई साहब? एक दो ही बचो। क्या नाम है इसका? Fe का 4s2 और 3d6 इलेक्ट्रॉन कहाँ में से निकलेंगे? 4s में से। हटाओ 4s को, तो बचता क्या है? d, और जब d बचता है, d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को देख लो। जब आप भरोगे इन्हें तो एक एक करके तो भरोगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, कितने रह गए? 4 अयुग्मिक रह गए। कैसा होगा? अनुचुंबकीय है। कैसा? अनुचुंबकीय जो वालों से ये FeSO4। देखिए क्वेश्चन, अभी तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उन्हीं का रीजन पूछ लिया। सबसे पहले क्वेश्चन में भी यही था, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं, तो वो विद्यमान होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़े वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिएगा सवाल कर रहा है, एक संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? तो भैया इलेक्ट्रॉन मुक्त कौन से होते हैं पता करते हैं पहले। सबसे पहले हम कौन सा? जिंक का उठा लेते हैं। जिंक, चलो आयरन का उठा लो, Fe। तो Fe क्या है? 26 परमाणु क्रमांक, तो इनका 18 तक तो सेम होगा। फिर 4s2 3d6 ये लिखा जाएगा। मैंने आपसे कहा जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो सबसे बाहर वाली कक्षा में से त्यागे जाएंगे। अब मैंने इस पर लगा दिए 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने लगी। 2+ लगाते ही कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? इसमें से, 4s में से, सबसे बाहर वाली है ना, तो सबसे बाहर वाली कक्षा को क्वांटम संख्या n से शो करते हैं, ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो n और s था, तो s यानी कि ns इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर ns में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद नंबर आता है n-1d के अंदर के इलेक्ट्रॉनों का। अच्छा सही है। चलो अगर ये ऑप्शन देख लो ध्यान से, डी वाला, अगर ये नालायक यहाँ पर 1 लिख देता तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता, क्योंकि यहाँ NS से भी निकलते हैं प्लस n-1d। जब तो मैंने कहा था अगर S से निकल गए इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसमें से इलेक्ट्रॉन 3 निकालने हैं, 3+ शो करते हैं, तो 2 तो इसमें से निकलेंगे S में से, तो और 1 इसमें से ना निकलेगा, और जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें कितने रह जाएंगे? 5। यानी इस्तेमाल तो ये भी हुई
तो ये लेकिन तब ऑप्शन सही था जब अगर n-a की जगह 1 होता लिखा हुआ। सही है, क्योंकि देखो 4 के लिए मैंने क्या कहा था n कहेंगे, तो 3 के लिए n-1 ही तो कहेंगे। ये बच्चों अगर यहाँ पर 1 होता तो ऑप्शन जो सही होता, अदरवाइज ऑप्शन आपका जो वाला सही है ns इलेक्ट्रॉन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व का मतलब होता है वह तत्व जिनका डी कक्षक में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो डी कक्षक में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो अगर आपको बता दूं मैं, जिंक आपका संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि लास्ट में अगर हम देखते हैं तो 4s2 3d10 बैठता है भाई साहब इसमें। और आवर्त सारणी अगर कभी निहारी हो आप लोगों ने तो आपको नॉलेज होगी, जिंक के जस्ट नीचे रखा हुआ है कैडमियम, और कैडमियम के नीचे रखा हुआ है मरकरी। इनके परमाणु क्रमांक 30, इसका है 48 और इसका है 80। और जब इनके इतने इतने परमाणु क्रमांक हैं तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ना तो इसमें भी लास्ट में 4d10 आएगा, इसमें लास्ट में 5d10 आएगा, यानी सारे के सारे कक्षक पूरे भरे हुए हैं। जब पूरे भरे हुए हैं तो वो संक्रमण तत्व तो है नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, जो वालों ये सभी। एक क्वेश्चन है आपका, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए प्रथम आयनन विभव का क्रम है। देखो आयनन विभव के लिए एक तो रूल याद रखो, जिन्हें आयनन विभव नहीं पता उनके लिए भी सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ। ये आपका नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में चल रहा होगा आकर्षण। अब इस आकर्षण को तोड़ने का काम करोगे आप, क्या करोगे, जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाकर बाहर निकालोगे। तो रूल होता है किसी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा उस तत्व का प्रथम आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब उस हिसाब से अगर हमने देखा तो रूल के हिसाब से बाएं से दाएं किसी आवर्त में जा रहे हो तो आयनन विभव का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो अगर बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आयनन विभव हमारा बैठेगा किसका जाकर, देखो ये ऑप्शन सही जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें क्रोमियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्रोमियम कहाँ हो, पहले तो मैं बता दूं क्रम कौन सा है, क्रम देख लो पहले, फिर गड़बड़ाओगे। रूल के हिसाब से Cr ये है, फिर उसके बाद है Fe, और फिर है उसके बाद आपका Cu, फिर है आपका Zn। तो कह रहा Zn का आयनन विभव सबसे अधिक, उससे Fe का उससे कम, कॉपर का उससे कम और Cr का उससे कम। ऐसा क्यों हो रहा है सर, है ना। प्रथम आयनन विभव की बात हो रही है, तो बेटा उसका कारण है जब भी इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है सबसे बाह्यतम कोश से निकाला जाता है। अब क्रोमियम का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4s1। Fe के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 4s2। इसमें कितने हैं, 4s1, और इसमें कितने हैं, 4s2। तो रूल के हिसाब से बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। अब इन दोनों में तुलना कर लो, तो वैसे तो इसमें कठिन होना चाहिए क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आयरन से अधिक आयनन विभव होना चाहिए कॉपर का, लेकिन भाई मेरे आयनन के अंदर बन गया जोड़ा और कॉपर के अंदर है इलेक्ट्रॉन एक। जो जोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा कठिनाई से निकलते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा जा सकता है। इसलिए आयरन का आयनन विभव कॉपर से बढ़ जाता है और कॉपर का उससे कम हो जाता है। और ऐसे होने से ऑर्डर क्या हो जाता है, जिंक सबसे हाईएस्ट, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद क्रोमियम। क्लियर। चलो अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा 3D तत्व ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था की अधिकतम संख्या दर्शाता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था की अधिकतम संख्या डिपेंड किस पर करती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होगा उससे पिछले, डी कक्षक कोश के इलेक्ट्रॉन, डी उपकोश के इलेक्ट्रॉन। देखो स्कैंडियम में देखते हैं 4s2 और 3d1 ये है। टाइटेनियम में 4s2 और 3d2 है। 22 होता है परमाणु क्रमांक। Mn में 25 होता है, 4s2 और 3d5 होता है 5। और जिंक का होता है
4s2 और 3d10। सही है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था की अधिकतम संख्या दर्शा सकता है, तो दर्शाने के हिसाब के लिए इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो इनके पास तो ले देकर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये तो 3 ही दर्शा पाएगा, ये दर्शा पाएगा 4, और ये दर्शा पाएगा 7, और ये दर्शा पाएगा 12 एंड 12 नहीं। यही तो याद रखना है आपको, ये केवल ऑक्सीडेशन नंबर इसकी सिर्फ प्लस की 2 तक दर्शा पाएगा, क्योंकि इसका डी कक्षक पूर्ण रूप से भर चुका है, और जब डी कक्षक पूर्ण भर जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत कठिन हो जाता है। तो जिंक अपने पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ प्लस 2 दर्शा पाएगा। तो ले देकर आंसर क्या बैठा हमारा, मैग्नीज। क्लियर। देखें सवाल है डी ब्लॉक के तत्वों में सर्वाधिक घनत्व किस तत्व का होता है। तो बेटा देखो थोड़ा ये तो आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज के हिसाब से भी याद रख लेना है, वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम तत्व का जो घनत्व होता है तो पूरी ही आवर्त सारणी में हाईएस्ट मापा गया है रेडियो एक्टिविटी की अगर बात ना की जाए तो। ये 23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 23 साढ़े 23 के करीब बैठता है। मतलब अगर थोड़ा सा इस हिसाब से समझा जाए कि अगर 1 मीटर घन मीटर की एक सिल्ली बन हो तो एक हाथी के वजन के बराबर हो जाएगा। इतना ज्यादा उसमें परमाणु एक दूसरे के जस्ट पास पास होते हैं ऐसे करके। देखो परमाणुओं के पास में आने के कारण ही तो घनत्व बढ़ता है। परमाणु जितना दूर होगा घनत्व उतना ज्यादा होगा, परमाणु जितना पास होगा घनत्व उतना अधिक होगा। सही है। तो इसमें क्या होता है, बहुत पास पास बहुत पास पास बहुत पास पास बहुत पास पास होता है, इससे इसका घनत्व बढ़ जाता है ऑक्सीजन का। सही है। अगला देखें, निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय लक्षण दर्शाता है। तो उत्प्रेरकीय लक्षण दर्शाने के लिए आपको पता होना चाहिए इनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, इनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का पाया जाना, और ऐसा काम केवल भाई साहब आयरन करेगा, क्योंकि आयरन है डी कक्षक सॉरी डी ब्लॉक तत्व। इनके अंदर क्या शो होती हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या और परिवर्ती होती हैं, और इनके जो पृष्ठ होते हैं उनके परमाणुओं की मुक्त संयोजकता होती है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छितरे हुए रहते हैं, टहल रहे होते हैं। तो ऐसे तत्व ही उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, आयरन।